अशोक के संबंध में हम पढ़ रहे थे और मैंने अशोक के टाइम पीरियड को सबसे पहले यहां मेंशन किया है। इट इज फ्रॉम 273 टू 232 बीसी, 273 बीसी से 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक। याद रखिएगा अशोक के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो अशोक का जो पूरा सम्राट था, मतलब साम्राज्य था, जिस कारण से उन्हें सम्राट अशोक कहा गया है, ये पूरे इस पॉइंट में जो आप डॉटेड पॉइंट देख रहे हैं, इस सभी जगहों पर अशोक के शिलालेख या उनके उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, आपको पता है कि बुद्धिज्म का प्रचार तिब्बत तक हुआ, लेकिन यहां से शिलालेख लघुलेख तो नहीं मिले, लेकिन भारत के अंदर जितने क्षेत्र थे इन सभी जगहों से आपको अशोक के अभिलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लघुलेख, शिलालेख, अभिलेख। और एक्चुअल में जो अशोक के शिलालेख हुआ करते थे वो क्या होते थे? राजाज्ञा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मतलब राजा यानी कि सम्राट अशोक जो प्रजा को बताना चाहते थे वो सारी जानकारियां वो पत्थरों में लिखवा करके दर्ज करवा देते थे। ठीक है, तो वो अपने आप जनता तक पहुंच जाती थी। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अशोक के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो अशोक को सबसे पहले बिंदुसार ने, राइट, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। बिंदुसार ने अशोक को कहां भेजा था? अवंती का राज्यपाल बनाकर, यानी मध्य प्रदेश से डायरेक्ट कनेक्शन था अशोक का। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था और उनके दो बच्चे, दो संतानें पैदा हुई थी। एक नाम था महेंद्र, दूसरे का नाम संघमित्रा। आगे चल के जब अशोक ने बुद्धिज्म ज्वाइन किया तो इन्हीं महेंद्र और संघमित्रा को बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए सिलोन यानी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका भेजा। ठीक है, वर्तमान श्रीलंका, तत्कालीन नाम सिलोन। तो इन्होंने इनको भेजा, यानी बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया उन्होंने, यानी इतना ज्यादा वो प्रभावित हो गए थे बुद्धिज्म से। अब यहां आपको ये समझना होगा कि बुद्धिज्म की जो उनके ऊपर एक छाप थी वो आई कैसे। तो बौद्ध साहित्यों में और इनके प्रारंभिक धर्म के ग्रंथों को, धार्मिक जीवन को देखेंगे तो सबसे पहले इन्हें ब्राह्मण वंश का अनुयायी बताया जाता है या महावंश का अनुयायी बनाया जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में अशोक को शैव अनुयायी भी बताया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जानकारी देती है कहीं ना कहीं कश्मीर के इतिहास को। बौद्ध साहित्य और अरोरा अभिलेख से इनके बुद्धिस्ट होने का जानकारी देता है। बुद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है और इस बात को याद रखिएगा कि ये जो सब कुछ इनके जीवन में हुआ था ये कलिंग युद्ध के उपरांत हुआ था। कलिंग युद्ध या कलिंग विजय के लिए अशोक गए थे। कलिंग वही क्षेत्र मान लीजिए जो आज का उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा के क्षेत्र में वो अपना विजय अभियान कर रहे थे। बहुत मारकाट हुई और काफी मारकाट के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि उन्होंने एक बुद्ध जो गुरु कह लीजिए या अनुयायी कह लीजिए जिनका नाम था निग्रोध, के उपदेश सुनकर वो काफी प्रभावित हुए और आगे चल के उपगुप्त से उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। वो फाइनली बुद्धिस्ट हो गए और बुद्ध की फिलॉसफी भी चलने लगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि अशोक अपने शासन के दौरान एक नई विधा को गढ़ने में सफल हुए। उन्होंने जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया उसके साथ साथ वो वर्तमान समय में जो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत थे उनको बहुत अच्छे से उन्होंने पालन किया। उसका एग्जाम्पल है बुद्ध का धम्म। एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया अशोक ने, बल्कि एक नए कॉन्सेप्ट को या कुछ उन्होंने परिवर्तन करके अशोक के धम्म के नाम से एक नई संहिता बनाई। संहिता मतलब रूल्स रेगुलेशन की बुक जो अशोक के हिसाब से बुद्धिज्म फॉलो करने वालों के लिए होगी। प्रश्न भी आता है हमेशा मेंस में कि बुद्ध के धम्म में और अशोक के धम्म में क्या मौलिक अंतर थे या क्या परिवर्तन हुए थे, ये आप समझाइए। ये प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो अशोक ने बुद्धिज्म ज्वाइन करने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम था व्हाट? अशोक का धम्म। अशोक के धम्म का जो धाम प्रमुख हुआ करता था उसे महामात्र कहते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद इन्हीं महामात्रों ने जब रूढ़िवादिता के सिद्धांत को अपनाया तो तत्कालीन जो जनता थी वो परेशान हो गई और भी जो उस वक्त के धर्म के फॉलोवर थे वो परेशान हुए और आगे चल के उनका जो अंतिम शासक हुआ बृहदत्त की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने और शुंगा डायनेस्टी यानी शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। इसी शुंग का यानी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र जिसका संबंध मध्य प्रदेश से हुआ और इन्हीं से संबंधित रचना आई कालिदास जी की जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए मध्य प्रदेश से सबसे अच्छा संबंध जो स्तूप के थ्रू हुआ अशोक का। अशोक ने तत्कालीन देखें तो सबसे बड़ा स्तूप कहां बनवाया?
सांची में। कहाँ बनाया? सांची में। मुख्य रूप से सांची में 3 स्तूप है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कुछ मैंने प्रयास किया इसको बनाने का। ये जो बाहर आपको दिख रही है ये वेदिकाएं हैं। क्या है? वेदिकाएं और तोरण द्वार। वेदिकाओं और तोरण द्वार का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जबकि सांची के स्तूप 3 स्तूप थे। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप जो महास्तूप कहलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं, उसका निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। ये भी जानकारी यहीं पर मिली, जो लेख मिले हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई। याद रखिएगा कि जो अशोक के ये जो सबसे बड़ा स्तूप था सांची का स्तूप, इसे खोज कौन निकाला था? तो इसकी खोज की थी 1818 में एक टायलर नामक व्यक्ति ने, जो अंग्रेज थे। याद रखिएगा, अंग्रेजी अधिकारी था। उसने खोज निकाला था 1818 में सांची का स्तूप। बाद में वहां पे जब पूरी सफाई हुई, खुदाई हुई, तो वहां पर आपको 3 स्तूप दिखे। एक है महास्तूप, दूसरा काला स्तूप, और स्तूप नंबर 3 में महामोगलान और मोगलीपुत्र तिस्स के अवशेष रखे गए हैं। ये कौन थे? तो महामोगलान मोगलीपुत्र तिस्स, तो आपको पता होगा कि जब अशोक के समय में प्रतिबौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र में, तो उस वक्त उस संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। तो इन्हीं मोगलीपुत्र तिस्स के अवशेष मध्य प्रदेश के सांची के तृतीय स्तूप में रखे गए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा पसंद आया।